नवी मुंबई की बढ़ती आबादी के साथ वहां जोर शोर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। इन्हीं में से एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम करती थी नंदिनी, जो एक इंजीनियर थी। ये नंदिनी का फर्स्ट प्रोजेक्ट था एज एन इंजीनियर, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। अब तक का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। उम्मीद है अगले 6 महीने में बिल्डिंग का बेसिक कंस्ट्रक्शन फिनिश हो जाएगा और फिर मेरे करियर में अच्छी प्रोग्रेस होगी। इंजीनियर साहिबा, करियर के चक्कर में ये मत भूल जाना कि आपका एक हस्बैंड भी है जो आपका घर में वेट कर रहा है। याद है, अभी निकलने ही वाली थी और आपका कॉल आ गया। चलिए आप फोन कट करिए, मैं आती हूँ। नंदिनी हर दिन कई घंटों तक साइट पर बैठकर काम सुपरवाइज किया करती थी। 6 महीने बीत गए और अब बिल्डिंग के सामने लॉबी के कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन का काम शुरू था। आराम से मनोज, संभाल कर। जी मैडम। नंदिनी को सारे वर्कर की बहुत फिक्र रहती थी। एक दिन नंदिनी हाफ डे में ही साइट से चली गई। नंदिनी को घर पहुंचकर बहुत सारी तैयारियां करनी थी क्योंकि आज उसकी शादी की पहली एनिवर्सरी थी। नंदिनी ने अपना घर डेकोरेट किया और फिर अपने हस्बैंड के लिए उसकी फेवरेट डिशेस बनाने लग गई। सब कुछ हो जाने के बाद नंदिनी ने एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनी और अब वो रेडी थी। थोड़ी देर में विनोद घर आ गया। सरप्राइज, हैप्पी एनिवर्सरी। विश यू द सेम। मुझे लगा था तुम भूल गई थी। ऐसे कैसे हो सकता है मिस्टर हस्बैंड कि मैं अपनी एनिवर्सरी ही भूल जाऊं? मैं तो तुम्हारे गिफ्ट की तैयारी पिछले 1 हफ्ते से कर रही हूँ। ये देखो, तुम्हें फोटोग्राफी का शौक है, इसीलिए कैमरा। अरे वाह, आई लव यू नंदिनी। विनोद अपना गिफ्ट देखने में मगन हो गया। और मेरा गिफ्ट भूल गए क्या? विनोद ने नंदिनी को डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया, जो देखकर नंदिनी बहुत खुश थी। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक नंदिनी का फोन बजा। 1 मिनट विनोद, साइड से फोन है। हेलो, हाँ मुकेश बोलो। क्या? कैसे? सुबह तक तो सब ठीक था। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम अभी जाओगी? साइट पे एक प्रॉब्लम हो गई है, अर्जेंट जाना पड़ेगा। मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ प्लीज। ठीक है, पर जल्दी आना। नंदिनी अपने घर से साइट के लिए निकली। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची और वहां के सुपरवाइजर ने नंदिनी को प्रॉब्लम बताई। पर टेरेस का काम तो 1 महीने पहले ही हुआ था। अचानक वहां के वॉल में क्रैक कैसे आ सकता है? यही नहीं समझ आ रहा है मैडम, आप चलकर खुद देख लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। नंदिनी सुपरवाइजर के साथ ऊपर गई और वहां दीवार पर आई हुई क्रैक देखने लगी। मैडम, अगर इस वॉल पे और लोड आया तो पूरी बिल्डिंग की वॉल में क्रैक आ जाएगा, पर ये क्रैक क्यों आया ये पता नहीं चल रहा है। नंदिनी सुपरवाइजर की ओर मुड़ी और अचानक उसका पैर फिसला और उसका बैलेंस बिगड़ गया। मैडम! नंदिनी सीधा लॉबी की कंस्ट्रक्शन की रॉड्स पर गिर गई और वो रॉड नंदिनी के आर पार हो गई। नंदिनी को बड़ी ही दर्दनाक मौत मिली। अक्सर नंदिनी की फोटो देखकर रोया करता था। कंस्ट्रक्शन का काम रुका नहीं, वो चलता रहा। लेकिन सूरज ढलने के बाद लोगों को नंदिनी की चीख सुनाई देती थी। चीख सुनकर लेबर भागने लगे। जैसे तैसे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ। वहां लोग आकर रहने लगे, लेकिन हर रात लोग नंदिनी की चीखों से सहम जाते थे। फिर कुछ महीने बाद यहाँ एक औरत रहने आई, मधुलिका। मधुलिका एक मीडियम थी, मतलब वो आत्माओं से बातें भी कर सकती थी और आत्माएं उसके शरीर में दाखिल भी हो सकती थी। एक रात मधुलिका ने नंदिनी की आत्मा की चीख सुनी। वो उस दिशा में दौड़ पड़ी। मधुलिका ने देखा कि नंदिनी की आत्मा रो रही थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ, पर कैसे? क्योंकि मैं एक मीडियम हूँ, इंसानों और आत्माओं के बीच।
तुम्हारी आत्मा यहाँ कैसे आ गई? नंदिनी की आत्मा ने उसे अपनी कहानी सुनाई। ओह, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम्हारी आखिरी विश क्या थी जो अधूरी रह गई, जो तुम यहीं फंस गई? मैं अपने हस्बैंड को अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मेरी मौत हो गई। मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर सकती हूँ और तुम्हें मुक्ति भी दिलवा सकती हूँ। क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, अगली पूर्णिमा को मैं तुम्हें बुलाऊंगी। तुम्हें मेरी बॉडी में एंटर करना है, फिर अपनी विश पूरी करनी है और फिर तुम मुक्त हो जाओगी। लेकिन तब तक तुम किसी को नहीं डराओगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अगले दिन मधुलिका विनोद से मिलने उसके घर गई। आप नंदिनी के हस्बैंड हैं ना? जी हाँ, पर शायद आप नहीं जानती कि नंदिनी को मरे हुए काफी वक्त हो गया है। मैं जानती हूँ, और ये भी कि अब तक नंदिनी को मुक्ति नहीं मिली। क्या मतलब आपका? मैं एक मीडियम हूँ, मतलब इंसानों और आत्माओं के बीच का दरवाजा। मैं आपको भी देख सकती हूँ और आत्माओं को भी। और कल ही मैं नंदिनी की आत्मा से मिली थी। आत्मा? विनोद, नंदिनी को अब तक मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उसकी लास्ट विश अब तक अधूरी है। वो तुम्हें अपने हाथ से डिनर खिलाना चाहती थी। जब तक उसकी लास्ट विश पूरी नहीं होगी, उसकी आत्मा भटकती ही रहेगी। लेकिन अब ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, शायद इसीलिए मुझे उस बिल्डिंग में लाया गया। मैं एक मीडियम हूँ। कोई भी आत्मा मेरे बुलाने से मेरी बॉडी में आ सकती है और अगली पूर्णिमा को नंदिनी की आत्मा मेरे शरीर में होगी। तब वो तुम्हें खाना खिलाएगी, शायद रोएगी भी, पर इससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए आपको अगली पूर्णिमा की रात मेरे घर आना होगा। मैं जरूर आऊंगा। विनोद को सहानुभूति देकर मधुलिका वहां से चली गई। पूर्णिमा का दिन आया और मधुलिका ने सुबह से तैयारियां शुरू कर दी। उसने जमीन पर पेंटागन बनाया, अलग अलग पत्थर रखे और शाम से ही मेडिटेशन में बैठ गई। लगभग 7 बजे उसके घर की डोरबेल बजी और विनोद आ गया। अब जैसे ही मेरा मेडिटेशन खत्म होगा, मैं नंदिनी को बुलाऊंगी। फिर इस रूम की लाइट्स बंद हो जाएंगी और हवा तेज हो जाएगी, और तब नंदिनी मेरी बॉडी में प्रवेश कर चुकी होगी। ये खाना मैंने बनाकर रखा है। नंदिनी आपको ये खिलाएगी और देन बेहोश हो जाएगी। बस उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसे कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं। ठीक है। और फिर मधुलिका मेडिटेशन करने लगी। कुछ देर बाद, नंदिनी, नंदिनी, तुम्हारा विनोद आ गया है। बस इतना बोलते ही हवाएं तेज हो गई। कमरे की लाइट्स बंद चालू होने लगी। और अब जब मधुलिका ने आंखें खोली तो विनोद, विनोद, मैं तुम्हारी नंदिनी हूँ। रो मत विनोद, वरना मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को देखकर रोते रहे। नंदिनी, तुम्हारी आखिरी विश। और विनोद ने नंदिनी के सामने प्लेट रख दी। नंदिनी ने रोते हुए एक रोटी का पीस तोड़ा और सब्जी में डुबोकर विनोद को खिला दिया। विनोद रोता हुआ खाना खा रहा था। नंदिनी उसे खिलाती गई और वो खाता गया। अब मेरे जाने का समय हो गया है। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। और फिर नंदिनी बेहोश हो गई। विनोद कुछ देर तक रोता रहा और फिर उसने मधुलिका के चेहरे पर पानी मारा। आप ठीक हैं? जी हाँ, अब नंदिनी को मुक्ति मिल गई। अब उसकी चीख कभी किसी को सुनाई नहीं देगी। विनोद ने अपने आंसू पोंछे। थैंक यू। दिल्ली की एक आम सोसाइटी में रहता था व्यास परिवार, जिसमें थी मम्मी अनीता और उनकी बेटी प्रिया। अरे प्रिया, तुम अपना टिफिन भूल गई। मम्मी रहने दो, अब मुझे लेट हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगी।
ओहो, ये आजकल के बच्चे भी ना। तभी उनकी पड़ोसी बाहर आई। बिल्कुल सही मिसेस व्यास, मेरा बेटा भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, सुबह से उसके लिए टिफिन तैयार कर रही थी और वो टिफिन छोड़कर चली गई। मैं समझती हूँ आप पर क्या बीत रही है। आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं। अनीता और सुशीला रोज अपने अपने घरों से बातें किया करती थी। साल बीत गए पर इनका रूटीन नहीं बदला। इनके घर इतने नजदीक थे कि इन्हें गप्पे मारने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता था। लेकिन एक रात इस सोसाइटी में एक चोर आया। उसने देखा कि सब घरों की कोई न कोई लाइट चालू है। लगता है ये सब लोग अभी तक जगे हुए हैं, मुझे बाद में आना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर अनीता के घर पर पड़ी। ये घर में शायद कोई नहीं है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चोर पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़कर उसने एक तार की मदद से खिड़की की कुंडी खोल दी। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने अनीता और प्रिया की लाश थी। चोर पसीना पसीना हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चोर वापस पाइप के रास्ते उतरा और भागने लगा। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और वहां के इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया। हो सकता है चोरी करते वक्त तुमने ही उन दोनों का खून किया हो और अब बचने के लिए हमारे पास आए हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो लाशें देखकर मैं डर गया और सीधा यहाँ आ गया। मैं चोर हूँ सर, हत्यारा नहीं। इसको गिरफ्तार कर लो हवलदार। चोर को जेल में बंद करके इंस्पेक्टर और हवलदार अनीता के घर के लिए निकले। इंस्पेक्टर ने अपना पंचनामा शुरू कर दिया। अगले दिन इंस्पेक्टर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलने गए। सर, इन दोनों की मौत को 3 महीने हो गए हैं। व्हाट? ये लोग 3 महीने से मरी हुई हैं और लाश से कोई बदबू भी नहीं आ रही? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। अब तक तो लाश का डीकंपोज होना स्टार्ट हो जाना चाहिए था। और मरने की वजह? चाकू से। प्रिया को किसी और ने चाकू मारा है और अनीता ने अपने आप को। ऐसा भी तो हो सकता है कि अनीता ने प्रिया को मारने के बाद खुद को मार लिया। हाँ, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है सर। यहाँ से निकलकर इंस्पेक्टर सुशीला के घर पहुंचे। सर, उन दोनों को किसने मारा? यही तो पता करना है। खैर ये बताइए, 3 महीने से आपका बगल वाला घर बंद है तो आप लोगों को शक नहीं हुआ? नहीं सर, कल तक तो सब ठीक था। सब ठीक था? अभी कल ही तो मेरी बात मिसेस व्यास से हुई थी। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? उन दोनों को मरे हुए 3 महीने हो गए। क्या? नहीं सर, आप चाहो तो किसी से पूछ लीजिए। वो दोनों कल तक जिंदा थी। कल मैंने प्रिया को भी देखा था। ये सुनकर इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर ने और लोगों से पूछा तो सबका यही कहना था कि वो माँ बेटी कल तक जिंदा थी। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में थे, तभी सुशीला वहां आई। सर, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्या हुआ? आज भी उस घर की लाइट्स ऑन रहती हैं। रोज अगरबत्ती की खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि कोई वहां है, पर पता नहीं कौन। लेकिन हमने तो वो घर सील किया था। सर, आप खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। ठीक है, आज रात मैं खुद वहां आऊंगा। सुशीला वहां से चली गई और इंस्पेक्टर असमंजस में फंस गया। उस रात इंस्पेक्टर और हवलदार अपनी जीप घर से कुछ दूरी पर लगाकर बैठे थे। सर, अब तक तो सब ठीक ही लग रहा है और वैसे भी हमने घर सील किया है। कोई कैसे घर में जा सकता है? ये केस बहुत अजीब है। मर के 3 महीने हो गए और लोगों का कहना है कि वो लोग जिंदा थे। कुछ तो गड़बड़ है संजय, हमें पता लगाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, आप चाहो तो सो जाओ, मेरी नजर है उस घर पर। नहीं संजय, इस केस ने मेरी नींद उड़ा दी है। मुझे कहाँ नींद आएगी? तो चलिए सर,
आप और मैं फोन पे स्नेक एंड लैडर का गेम खेलते हैं। ये अच्छा आइडिया है, हम जगह भी रहेंगे और एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। इंस्पेक्टर और हवलदार फोन पे स्नेक और लैडर का गेम खेल ही रहे थे कि अचानक अनीता के घर की लाइट्स ऑन हुई। वो देखो संजय, लाइट्स ऑन कैसे हुई? दोनों जीप से बाहर आकर खड़े हो गए और तभी अनीता अपने घर से बाहर आई। ये देखकर इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों चकरा गए। हवलदार वहीं बेहोश हो गया। संजय, संजय, उठो संजय। भूत सर, भूत है। इंस्पेक्टर ने हवलदार को जीप में बिठाया और खुद अनीता के घर की ओर चलने लगा। इंस्पेक्टर ने दरवाजे का ताला खोला और अंदर गया। अंदर जाते ही उसे जोर जोर से झगड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने कहा ना प्रिया, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। माँ, मैं उसे प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया था? वो मुझे नहीं मालूम। उस लड़के की 3 शादियां हो चुकी हैं और 3 तलाक भी। अब तक उसे समझने वाली कोई मिली नहीं, इसीलिए। और माँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा जैसा उसने अपनी पहली 3 बीवियों के साथ किया था। माँ, तुम उसे नहीं जानती और वैसे भी मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये समाज मुझे बोलेगा बिन बाप की लड़की को मैं अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। माँ, आपको अब भी समाज की पड़ी है, मेरी नहीं। मुझे तुम्हारी पड़ी है और तुम्हें इस समाज में ही रहना है। इसीलिए हम कल ही अबॉर्शन करवाएंगे। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। तुझे कराना पड़ेगा। नहीं करवाऊंगी। प्रिया, तुझे करना पड़ेगा, वरना क्या? आप मुझे मार देंगी? हाँ। मेरी प्यारी बच्ची। फिर अनीता ने खुद को भी चाकू मार लिया। ये सब इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों से देखा और फिर इंस्पेक्टर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर को होश आया तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। उसे मर्डर कैसे और क्यों हुआ वो तो पता चल गया था, लेकिन वो फाइल में क्या लिखता कि अनीता और प्रिया के भूत ने उसे ये बताया। अब भी इस घर में अक्सर अनीता और प्रिया झगड़ती हैं। पड़ोसी डर के मारे रात में अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और ये घर दिल्ली की हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है।